हजारों वर्ष पूर्व रामायण में तथा विदुर, शुक्राचार्य, चाणक्य, थिरुकुरल आदि ने अपने विचारों पर एमिकेबल जस्टिस एंड ड्यू पनिशमेंट के सिद्धांत को स्वीकार किया है। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 15 में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए न्याय की व्यवस्था हर प्रभावी एवं सफल शासकीय तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती है। न्याय ही है जो समाज में सुशासन सुनिश्चित करता है। न्याय अगर रात्रि के समय में भी जागता है तभी नागरिक और समाज निर्भीक होते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अभी अभी पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रही है कि हमारा पुलिस बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे भारत सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का गठन किया है। आईसीजीएस के रूप में क्रिमिनल जस्टिस के मुख्य स्तंभ अर्थात ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक तथा ई प्रोसिक्यूशन को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि टेररिज्म, नारकोटिक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे अपराधों पर नेशनल डेटाबेस का निर्माण किया जाए। साइबर अपराध के विरुद्ध व्यापक जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की भी स्थापना की है। मित्रों, आज के डाटा और इंफॉर्मेशन के क्रांति के समय में क्राइम और क्रिमिनल दोनों का स्वरूप बदल गया है। आज के समय में अपराध बॉर्डरलेस हो गया है। अगर ऐसे अपराधों और अपराधियों को रोकना है तो कन्वेंशनल जियोग्राफिक बॉर्डर से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा। जहां एक और अपराधी सिंडिकेट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साठगांठ कर काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा कि दुनिया के देश एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय न करें। हमारी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सामने एक ड्यूअल चैलेंज भी है। एक तरफ तो राज्य की संप्रभुता के दायरे में हमें कानून को लागू करना है, तो दूसरी तरफ अपराध के ग्लोबल नेचर को समझकर अपराधियों का पता लगाकर न्याय की चिंता भी करनी है। इन चुनौतियों के बीच सुरक्षा एजेंसियों का काम आसान करने में इंटरपोल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस दिशा में कुछ मुद्दों पर मैं इस जनरल असेंबली का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मित्रों, टेररिज्म एक वैश्विक समस्या है और ये अत्यंत प्रासंगिक है कि आपने 2020-25 के लिए इंटरपोल के 7 वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्यों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है टेररिज्म के खतरे का मुकाबला करना। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ने के लिए अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के बगैर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम नहीं लड़ सकते हैं, जिसके लिए इंटरपोल एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले सभी देशों ने टेररिज्म और टेररिस्ट की व्याख्या पर आम सहमति बनानी पड़ेगी। अगर टेररिज्म और टेररिस्ट इसकी व्याख्या पर आम सहमति नहीं बनती है तो हम एकरूप होकर इसके सामने वैश्विक लड़ाई नहीं लड़ सकते। टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की प्रतिबद्धता एक और गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म तथा टेररिस्ट हमला छोटा या बड़ा, ये दोनों नैरेटिव एक साथ में नहीं चल सकती हैं। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के द्वारा क्रॉस बॉर्डर से फैलाई जा रही टेररिज्म की आइडियोलॉजी की चुनौती पर भी हमने आम सहमति बनानी होगी। इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में हम नहीं देख सकते।
ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के प्रचार प्रसार को, इस समस्या को हम अगर राजनीतिक समस्या मानते हैं तो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई आधी अधूरी रहेगी। हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो कि टेररिज्म के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और सतत होनी चाहिए। भारत ग्लोबल टेररिज्म के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए टेक्निकल रूप से और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए इंटरपोल के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये देखा गया है कि कई देशों में इंटरपोल की नोडल एजेंसी और देश की काउंटर टेरर एजेंसी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में टेररिज्म की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया की सभी काउंटर टेरर एजेंसियों का एक साथ आना मुश्किल लगता है। इस दिशा में मेरा इंटरपोल से सुझाव है कि सभी सदस्य देशों की काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन स्थापित करने के बारे में एक स्थायी तंत्र का विचार करना चाहिए और ये तंत्र आने वाले दिनों में टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई को और पुख्ता करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भारत के सामने रखा है। नारकोटिक्स के वैश्विक व्यापार से उभरते ट्रेंड को और नार्को टेरर जैसी चुनौतियों को देखते हुए सभी राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, जैसे कि इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त अभियान चलाए जाए, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग हो, पारस्परिक कानूनी सहायता हो, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नारकोटिक्स की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और केस को नतीजे तक पहुंचाने में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। इंटरपोल के ऑपरेशन लायन फिश और भारत के ऑपरेशन गरुड़ का जिक्र भी मैं जरूर करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन लायन फिश में भारत में सबसे बड़ी जब्ती कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। मेरा ये अनुरोध होगा कि सभी सदस्य देशों की एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क तथा एक विस्तृत नार्को डेटाबेस स्थापित करने में इंटरपोल ने ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरा ये सौभाग्य है कि आज इंटरपोल अपने शताब्दी वर्ष का उत्सव शुरू करने जा रहा है और मैं इसका साक्षी बन रहा हूं। जैसा कि मुझे बताया गया, इन 4 दिनों में दिल्ली में आपने ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट 2022 और इंटरपोल विजन 2030 पर चर्चा की है। साथ में चुस्त पुलिसिंग, मेटावर्स और साइबर थ्रेट लैंडस्केप में हो रहे बदलाव पर भी गहन चिंतन किया है। इसके अलावा इंटरपोल के आई फैमिलिया और अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के उपयोग को बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख प्रस्तावों को भी यहां पर पारित किया गया है। मित्रों, जब 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई तब की क्राइम और पुलिसिंग की चुनौतियां तथा आज के क्राइम के मोड और मेथड में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और स्वाभाविक है कि आने वाले दशकों में इसमें और भी बदलाव आएगा। क्राइम की मनोवृत्ति कभी नहीं बदलती है, लेकिन साधन बदलते रहते हैं। इस दिशा में मेरा सुझाव होगा कि इंटरपोल पिछले 100 साल के अपने अनुभव और उपलब्धियों के आधार पर अगले 50 साल के लिए एक भावी योजना तैयार करें। इंटरपोल अपने तत्वाधान में एक स्टडी ग्रुप का गठन करें और अगले 25 और 50 साल की चुनौतियों को और उसके समाधान पर डिटेल रिसर्च कर वर्ल्ड पुलिसिंग 2048 और वर्ल्ड पुलिसिंग 2073 के नाम से रिपोर्ट अगर बनाता है तो पूरे दुनिया के पुलिसिंग को आने वाले 50 साल के लिए इससे बहुत फायदा होगा।